हाँ जी, नमस्कार। वेलकम बैक टू एम इंस्टीट्यूशंस। तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी साइकोलॉजी ऑप्शनल पेपर 1 विद रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड पीवाईक्यूज। यूनिट 6 लर्निंग की बात कर रहे हैं। सो दिस साइड मीनाक्षी, अ प्रोफेशनल एजुकेटर, एंड मेरा मिशन है आपकी यूपीएससी जर्नी को इजी, अंडरस्टैंडेबल एंड इंस्पायरिंग बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट स्लाइड है हमारी यूपीएससी साइकोलॉजी ऑप्शनल। एक सेकेंड, एक सेकेंड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट स्लाइड है हमारी यूपीएससी साइकोलॉजी ऑप्शनल पेपर 1 में हम किसकी बात कर रहे हैं? लर्निंग की बात कर रहे हैं, जिसमें हम थ्योरीज को अंडरस्टैंड करेंगे, प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ लर्निंग एंड सम माइनर टॉपिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट कंसेप्ट है आपका कंसेप्ट ऑफ लर्निंग। कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, सबसे पहले लर्निंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज लर्निंग? अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस। मतलब कि जो भी हमारे बिहेवियर में परमानेंट चेंज आ रहे हैं वो भी एक्सपीरियंस के थ्रू। ठीक है, जो भी हमने एक्सपीरियंस किया है उसके कारण जो भी हमारे अंदर परमानेंट चेंजेस हो रहे हैं उसको हम क्या कह रहे हैं? लर्निंग कह रहे हैं। ठीक है जी। ये किसके थ्रू होती है लर्निंग? इंटरैक्शन किस किस के साथ? एनवायरमेंट एंड फीडबैक। एनवायरमेंट एंड फीडबैक के साथ जब हमारा इंटरैक्शन होता है तब हमारी लर्निंग होती है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस और फीडबैक से आती है लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अ चाइल्ड लर्न्स टू से थैंक यू आफ्टर बीइंग रिवॉर्डेड फॉर पोलाइटनेस। मतलब कि जब एक चाइल्ड थैंक यू कहना सीखता है तो क्यों थैंक यू कहना सीख रहा है वो? क्योंकि उसे उसके लिए तारीफ मिली है, उसके लिए उसे रिवॉर्ड मिला है, तो उसे पता चल गया रिवॉर्ड मिलने से कि थैंक यू बोलना एक अच्छी चीज है, तभी उसको रिवॉर्ड मिला है। ठीक है, तो चाइल्ड ने थैंक यू कहना सीखा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम रिवॉर्ड या पनिशमेंट देकर बच्चों से कोई चीज करवा सकते हैं या उन्हें सिखा सकते हैं। ठीक है जी, कोई अच्छी चीज उन्हें सिखा सकते हैं। तो ये पूरा कंसेप्ट ऑफ लर्निंग था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बिहेवियरिस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। बिहेवियरिस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग कौन कौन सी हैं बच्चे? तो क्लासिकल कंडीशनिंग है पहली। क्लासिकल कंडीशनिंग जो लर्निंग की थ्योरी है वो दी किसने दी? पैवलव ने दी थी। ठीक है, इसमें लर्निंग विया एसोसिएशन। लर्निंग मतलब किसके थ्रू हो रही है लर्निंग? एसोसिएशन के थ्रू हो रही है। तो एसोसिएशन में आपको बता देती हूँ क्या चीज है। किसी न्यूट्रल चीज को अनकंडीशनल स्टिमुलस से जोड़कर कंडीशनल बना देना। किसी भी न्यूट्रल चीज को हम अनकंडीशनल स्टिमुलस से जोड़कर कंडीशनल बना देते हैं, तो उसे हम क्या कह रहे हैं? एसोसिएशन। एग्जाम्पल से समझेंगे आप, जैसे कि डॉग सेलिब्रेट्स व्हेन बेल रिंग्स। जब बेल बजी तो जो डॉग है उसने उसके मुंह से लार टपकी। ठीक है, जब बेल बजती है। जैसे ये किस का है? पेवलव का है। पेवलव ने एक डॉग पे एक्सपेरिमेंट करके देखा था। ठीक है जी। जैसे पेवलव का आपने सुना होगा कि जब उसने खाना दिया था डॉग को, तो बिना किसी बिना किसी बैल के ही उसे समझ आ गया कि खाना मुझे बिना किसी बैल के ही मिल रहा है, तो उसने सेलिवेट किया, मतलब लार टपकी। लेकिन बाद में क्या हुआ? खाना नहीं मिला, सिर्फ बैल बजाई गई। तो बैल बजने से उसके अंदर कोई लर्निंग नहीं हुई, उसे पता चला कि ये सिर्फ बैल बज रही है, बैल बजने से कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन एक बार फिर लास्ट में क्या हुआ फाइनल में, कि बैल भी बजाई गई थी और बैल बजने के साथ साथ डॉग को खाना मिला था। ठीक है, तो क्या लर्निंग हुई डॉग की? कि जब बैल बजेगी तभी मुझे खाना मिलेगा। और तब उसकी इससे ये लर्निंग हुई कि जब कोई मुझे स्टिमुलस मिलेगा तभी मैं रिस्पॉन्स करूंगा। तो स्टिमुलस क्या है? कि बैल बजी तभी मुझे सेलिब्रेट करना चाहिए, मतलब तभी मेरी लार टपकेगी। तो इसका मतलब है कि बैल बजने से डॉग सेलिब्रेट कर रहा है, तो उसकी लर्निंग हुई है। कौन सी लर्निंग? क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग। किसने दी थी ये? पेवलव ने दी थी। ठीक है जी, ये आपको याद रखने की लर्निंग किसके थ्रू हो रही है? एसोसिएशन के थ्रू। कि पेवलव ने क्या किया इस लर्निंग में कि अनकंडीशनल स्टिमुलस को कंडीशनल बना दिया। कैसे? अनकंडीशनल था पहले तो, कि डॉग बिना किसी बैल बजने के ही उसको खाना मिल रहा था, कोई कंडीशन नहीं थी। लेकिन बाद में क्या हुआ
कि उसने ये सीखा कि बेल बजेगी तभी मुझे खाना मिलेगा, मतलब कि कंडीशनल को अनकंडीशनल में चेंज कर दिया। ठीक है जी, तो कंडीशन रख दी गई कि बेल बजेगी तभी डॉग को खाना मिलेगा, तभी डॉग सैलिवेट करेगा। तो इससे डॉग की ये लर्निंग हुई है, क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी थी? स्कीनर ने दी थी। तो ये नेम आप याद रखोगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसकी है, किसकी थ्योरी ऑफ लर्निंग है? स्कीनर की। इसमें लर्निंग किसके थ्रू हो रही है? लर्निंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस कोई भी कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, रिवॉर्ड या पनिशमेंट। कि लर्निंग जो हो रही है वो कॉन्सिक्वेंस के थ्रू हो रही है। वो कॉन्सिक्वेंस रिवॉर्ड भी हो सकता है, वो पनिशमेंट भी हो सकती है। रिवॉर्ड कब मिलता है? जब जैसे मान लो बच्चे ने कोई अच्छी चीज सीखी, तो बच्चा अपने आप कोई अच्छा काम कर रहा है तो हम उसे रिवॉर्ड दे रहे हैं। तो बच्चे को क्या पता चला कि ये काम मतलब मेरा अच्छा किया है मैंने, तभी मुझे रिवॉर्ड मिला है। तो उसकी लर्निंग हो गई कि अब मुझे ये काम बार बार करना चाहिए तभी मुझे रिवॉर्ड मिला है। बट अगर कोई बच्चा गलत काम कर रहा है, जैसे मान लो क्लास में शैतानी कर रहा है, तो उसे शैतानी से रोकने के लिए पनिशमेंट दी जाती है। तो ये एक नेगेटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो गया कि पनिशमेंट मिलने से बच्चे को ये पता लगा कि जो मैंने किया वो गलत किया और वो मुझे आगे नहीं करना चाहिए, मतलब उस चीज को रोकने के लिए पनिशमेंट दी गई है। ठीक है, तो किसी बच्चे की किसी चीज को एनकरेज करने के लिए हम रिवॉर्ड देते हैं, और अगर कोई बच्चा गलत काम कर रहा है उसे रोकने के लिए हम पनिशमेंट देते हैं। तो ये दो टाइप के कॉन्सिक्वेंस मिलते हैं, रिवॉर्ड और पनिशमेंट। इन दोनों कॉन्सिक्वेंसेस से लर्निंग होती है। तो स्किनर क्या कहता है कि लर्निंग कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू होती है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। चाइल्ड क्लीन्स रूम फॉर चॉकलेट। तो ये हो गई आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर की, कि चाइल्ड ने रूम क्लीन किया। क्यों रूम क्लीन किया? कि उसे रूम क्लीन करने से चॉकलेट मिलेगी। ठीक है, तो चॉकलेट क्या है? एक रिवॉर्ड है, पनिशमेंट तो नहीं है ना, ये एक रिवॉर्ड है। तो रिवॉर्ड मिलने से उसने बच्चे ने क्या किया? रूम क्लीन करना चाहिए। तो चॉकलेट के लिए वो बार बार ऐसा काम करेगा, बार बार रूम को क्लीन करेगा, और धीरे धीरे वो उसकी हैबिट बन जाती है। तो क्या होता है? रिवॉर्ड और पनिशमेंट कॉन्सिक्वेंसेस से बच्चे की लर्निंग हो रही है। ठीक है जी, आई होप आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग क्लियर हो गया होगा। तो ये दो थे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही, क्लासिकल और ऑपरेंट। क्लासिकल पेवलव की है और ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर की है। ठीक है जी, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें जेस्टॉल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है जी, जेस्टॉल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग की जब हम बात कर रहे हैं तो ये किस पे फोकस कर रहे हैं? ये फोकस कर रहे हैं इंसाइट पे और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, कि बच्चा इंसाइट करके सीखे। वो सिर्फ ट्रायल एंड एरर से ना सीखे बच्चा, बल्कि समझ के सीखे। कोई भी स्टूडेंट या कोई बड़ा भी हो सकता है। कैसे सीखना चाहिए? इंसाइट करके, सिर्फ ट्रायल एंड एरर से वो ना सीखे। ठीक है जी, तो ये सेकंड पॉइंट है आपका। लर्निंग अकर्स बाय अंडरस्टैंडिंग होल पैटर्न, नॉट जस्ट ट्रायल एंड एरर। कि वो सिर्फ ट्रायल एंड एरर से ना सीखे। जो बच्चा है वो पूरे होल पैटर्न को समझे। ठीक है, पूरे होल पैटर्न को समझे। सिर्फ कोशिश करके, अगर खाली तुम कोशिश करते रहोगे तो आप नहीं सीख पाओगे, जब तक कि आप पूरे पैटर्न को इंसाइट नहीं करते, मतलब पूरे पैटर्न को अगर समझोगे नहीं तो। ठीक है, तो सिर्फ ट्रायल एंड एरर काफी नहीं है, आपको पैटर्न, पूरे होल पैटर्न को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी लर्निंग होगी। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि कोलर के जो चिंपैंजीज थे ना, ये जो चिंपैंजीज हैं, उन्होंने स्टिक का यूज किया था टू रीच बनाना आफ्टर इंसाइट। मतलब पूरी समझ के बाद ही उन्होंने, कोलर के जो चिंपैंजीज थे उन्होंने स्टिक का यूज किया था केलों तक पहुंचने के लिए। ये आपने जो ये कोलर की इनसाइट लर्निंग थ्योरी है, पढ़ी है किसी बच्चे ने कोलर की इनसाइट लर्निंग थ्योरी? उसमें क्या होता है कि जैसे पेड़ है, पेड़ पे बहुत सारे केले होते हैं। ठीक है जी, पेड़ पे बहुत सारे बनानास होते हैं। अब जो ये चिंपैंजीज हैं वो बनाना तक नहीं पहुंच पा रहे, डायरेक्ट तो वो पहुंच नहीं पा रहे। तो उन्होंने बहुत देर तक जैसे सोचा, और पूरी सिचुएशन को समझा, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत देर तक सोचा। तो सडनली उन सारे चिंपैंजीज के माइंड में आइडिया आता है।
तो आइडिया आता है मतलब उसने पूरा समझा, पूरी सिचुएशन को समझा, समझने के बाद दिमाग में आइडिया आया, पूरे होल पैटर्न को समझा, पूरी होल सिचुएशन को समझा, देन आइडिया आता है और उस आइडिया से वो केले तक पहुंच पाते हैं। आइडिया क्या आता है कि वो क्या करते हैं, उन्होंने पहले क्या किया था, एक बॉक्स रखा, फिर उसके ऊपर दूसरा बॉक्स रखा, इस तरीके से बॉक्स रखे, लेकिन बॉक्स रख रख के वो पहुंच नहीं पाए थे, फिर भी इन केलों तक पहुंच नहीं पाए थे वो। ठीक है जी, मतलब वो चढ़ ही नहीं पा रहे थे बॉक्स के ऊपर। फिर उन्होंने दोबारा सोचा, सडनली उनके माइंड में आइडिया आया, क्यों ना हम एक स्टिक का यूज करें। तो उस स्टिक से उन्होंने फटाफट क्या कर लिया, केलों को तोड़ लिया। तो स्टिक का यूज किया उन्होंने बनाना तक पहुंचने के लिए, आफ्टर इनसाइड मतलब पूरी समझ के बाद, पूरी होल सिचुएशन को समझने के बाद ही उनकी क्या हुई है, लर्निंग हुई है। तो लर्निंग कैसे अगर होती है, बाय अंडरस्टैंडिंग होल पैटर्न, नॉट जस्ट ट्रायल एंड एरर। सिर्फ ट्रायल एंड एरर से नहीं, आपको पूरी होल सिचुएशन समझनी पड़ेगी, तब लर्निंग होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड द होल सिचुएशन, होल होल थ्योरी ऑफ लर्निंग, जेस्टॉल की पूरी लर्निंग थ्योरी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में क्या होता है कि इस मॉडल में ना दिमाग को कंप्यूटर जैसा मानता है। ये जो मॉडल है वो हमारे दिमाग को किसकी तरह समझने लगता है, कंप्यूटर की तरह। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, तो देखेंगे लर्निंग एज मेंटल प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो लर्निंग है वो इंफॉर्मेशन का एक मेंटल प्रोसेसिंग है, जैसे कंप्यूटर में पूरा प्रोसेसिंग के साथ नहीं होते सारे काम, तो हमारा जो माइंड है वो भी एक इंफॉर्मेशन का प्रोसेसर है। पूरे मेंटल प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन के थ्रू ही क्या हो रही है, लर्निंग हो रही है। तो इसमें क्या क्या स्टेजेस हैं, जैसे कंप्यूटर में स्टेजेस होती है, वैसे ही इसमें भी स्टेजेस होती है। एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल, ये तीन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होते हैं। ये आपको तीनों माइंड में रखने हैं, रिकॉल रखने हैं। ठीक है जी, एनकोडिंग, जैसे हम किसी चीज को लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब एनकोड कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी टॉपिक को या किसी भी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एनकोड कर रहे हैं। फिर उसे याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मतलब उस डेटा को हम माइंड में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है जी, और रिट्रीवल मतलब कि उस डेटा को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हो गया रिट्रीवल। एग्जाम्पल से समझेंगे, स्टूडेंट रीड अ चैप्टर, स्टूडेंट्स ने एक चैप्टर रीड किया। चैप्टर रीड क्यों कर रहे हैं, ताकि इंफॉर्मेशन को समझ सके, एनकोड कर सके। ठीक है जी, उसके बाद स्टोर इन्फो, फिर उसको स्टोर कर रहे हैं, मतलब उसको माइंड में याद रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो उन्होंने समझा उसे माइंड में वो अपनी मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं। तो ये सेकंड स्टेप हो गया स्टोरेज। और रिकॉल इट इन एग्जाम, और जब उनका एग्जाम का टाइम आया, तो आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से मुझे बताओ कि जब आप एग्जाम में बैठे होते हो, तो आप जिस भी टेबल पे आपने बैठ के पढ़ाई की होती है, जिस भी टेबल पे कुछ लर्न किया होता है, आपको सारी वही सिचुएशन याद आने लगती है। तो उस सिचुएशन को याद करते हुए आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली वो चीजें याद आने लगती है जो आपने उस टाइम पढ़ी होती है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप एग्जाम में पढ़ी हुई चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि आपने एग्जीक्यूट किया। ठीक है जी, इन तीन तरीकों से आपने अपने एग्जाम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, कि पहले एनकोड किया, चैप्टर को समझने की कोशिश की, फिर उसे स्टोर किया अपने माइंड में, देन रिट्रीवल, उसे एग्जीक्यूट किया है, एग्जाम टाइम में रिकॉल किया है उस चीज। ठीक है जी, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट स्लाइड है आपके बच्चों, एक्सटिंक्शन, डिस्क्रिमिनेशन एंड जनरलाइजेशन, तीनों में डिफरेंस समझना। ठीक है, तो एक्सटिंक्शन क्या कहता है कि जब हमें रेनफोर्स नहीं मिलता ना, तो बिहेवियर खत्म हो जाता है। रेनफोर्स मैंने समझा दिया था, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होता है और नेगेटिव रेनफोर्समेंट होता है। पॉजिटिव, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें रिवॉर्ड मिलता है, और जब हम कोई बुरा काम करते हैं, गलत काम करते हैं, तो हमें पनिशमेंट मिलती है। तो रिवॉर्ड क्या हो गया, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, और और जो पनिशमेंट हो गई वो क्या हो गई आपकी, नेगेटिव रेनफोर्समेंट।
ठीक है जी, तो दो टाइप की आपकी रेनफोर्समेंट होती है। तो अब रेनफोर्समेंट समझ आ गया, तो अब एक्सटिंक्शन समझो। एक्सटिंक्शन क्या है? आपकी लर्न बिहेवियर फेड्स व्हेन रीइंफोर्समेंट इज रिमूव, मतलब जब रीइंफोर्समेंट को खत्म कर दिया जाता है तो हमारी जो लर्निंग है, हमारा जो लर्निंग का बिहेवियर है वो फेड अप होता जाता है, मतलब कि हमारी लर्निंग खत्म होती जाती है। समझ रहे हो कि जब रेनफोर्समेंट ही नहीं मिल रहा, रेनफोर्समेंट को ही रिमूव कर दिया गया, तो लर्निंग भी हमारी खत्म होती जा रही है, हमारा लर्निंग बिहेवियर फेड अप होता जा रहा है। क्या एक्सटिंक्शन समझ आ गया? क्योंकि जैसे एक बच्चे को एग्जाम्पल मैं समझा देती हूँ, जैसे मान लो एक बच्चे को आप लर्निंग के लिए कोई काम देते हो, अगले दिन उससे सुनते हो लर्निंग का काम, नहीं सुनाता तो उसे पनिशमेंट देते हो आप। ठीक है, तो इससे बच्चा क्या करेगा कि मुझे अगले दिन भी याद करके ले जाना है, नहीं तो फिर पनिशमेंट मिलेगी, मतलब फिर रेनफोर्स मिलेगा, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, तो इसलिए वो याद करके आता है। लेकिन अगर अगले दिन आप सुनेंगे ही नहीं उससे, या फिर मान लो उसे पनिशमेंट देना बंद कर देंगे, अगले दिन आया वो फिर याद करके आया है, आपने सुना, मान लो फिर वो किसी चीज में नहीं सुना पाया, अटक गया है, आपने उसे फिर पनिशमेंट नहीं दी, पनिशमेंट देना बंद कर दिया, ऐसे ही आपने थर्ड डे किया, थर्ड डे भी आपने उसे पनिशमेंट नहीं दी, अगर उसने नहीं सुना है तो फोर्थ डे भी ऐसे ही किया, तो इसका मतलब आप पनिशमेंट बिल्कुल ही आपने खत्म कर दिया है, तो बच्चे का वो क्या हो गया, लर्निंग बिहेवियर बिल्कुल फेड अप हो गया, खत्म हो गया, तो अगले दिन से बच्चा बिल्कुल कॉपी खोल के ही नहीं देखता, लर्न करने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि आपका रेनफोर्समेंट खत्म हो गया है। तो रेनफोर्समेंट खत्म मतलब लर्निंग बिहेवियर खत्म, फेड अप होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं एक्सटिंक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। ठीक है जी। नेक्स्ट हम डिस्क्रिमिनेशन की बात कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है कि एक जैसे स्टिमुली में डिफरेंशिएट करना है, एक जैसे स्टिमुली में तो सिमिलर स्टिमुली होंगे बट डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, स्टिमुलस एक होता है, स्टिमुली बहुत सारे, मतलब बहुत सारे स्टिमुली, स्टिमुलस में सिमिलर, रिस्पॉन्डिंग डिफरेंटली टू सिमिलर बट डिस्टिंक्ट स्टिमुली, मतलब एक जैसे स्टिमुली में अंतर करना, अलग अलग स्टिमुलीज हैं लेकिन वो सारे एक जैसे हैं, तो फिर तुम उनमें अंतर कैसे कर पा रही हो? जैसे एक एग्जांपल से समझाती हूँ तब समझोगे डिस्क्रिमिनेशन। जैसे मैंने डॉग का एग्जांपल दिया था कि बैल बजने पर सैलिवेट करता है डॉग, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग में दिया था ना मैंने, तो जो बैल बजती है तो बैल बजने पर ही डॉग सैलिवेट करता है। समझ रहे हो? तो बैल की जगह पे मान लो कोई दूसरी घंटी आप बजाने लगो, कोई दूसरी तरह की बैल बजाने लगो, या मोबाइल की ही रिंगटोन बजाने लगो, तो तब भी एक जैसी ही रिंगटोन होगी, कुछ कुछ सिमिलर ही होगी, लेकिन तब भी वो डॉग पता लगा पाएगा कि मेरी वाली जो बैल है वो कौन सी है, मतलब वो डिफरेंशिएट करना सीख रहा है सेम चीजों में। मतलब बैल बजती है, सारी बैल से ही साउंड आती है, सारी बैल ही एक जैसी होती है, सबसे थोड़ा थोड़ा बस डिफरेंस होगा, मतलब सबकी सेम साउंड होती है बैल की, मतलब सारी ही बैल साउंड प्रोड्यूस करती है, लेकिन फिर भी वो डॉग जो है डिफरेंशिएट कर पा रहा है सारी बैल्स में कि मेरी वाली बैल कौन सी है, मुझे किस बैल के बजने पर सेलिवेट करना चाहिए, वो डिफरेंशिएट कर पा रहा है, तो वो क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेशन, कि सेम चीजों को भी डिफरेंशिएट कर पाना। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन में क्या होता है, रिस्पॉन्डिंग सिमिलैरिटी टू सिमिलर स्टिमुली, कि एक जैसी स्टिमुलीज में, मोबाइल फोन किसका आ रहा है बार बार, कि एक जैसी स्टिमुली पर एक जैसा बिहेवियर करना, ठीक है, जनरलाइजेशन हो गया, एक जैसी स्टिमुली पे एक जैसा बिहेवियर शो करना, तो वो क्या हो गया, जनरलाइजेशन। अब ये जनरलाइजेशन का एग्जाम्पल है, मैं आपको सारे एग्जाम्पल एक एक करके बताती हूँ, पहले आपको एक्सटिंक्शन का बता देती हूँ, ठीक है। जैसे कुत्ते को घंटी बजने पर खाना दिया गया और फिर आप देना बंद कर दो, ठीक है, घंटी बजने पर खाना दिया गया लेकिन बाद में घंटी बजने पर आप उसे खाना देना बंद कर दो, तो वो लार टपकाना बंद कर देगा, तो ये हो गया एक्सटिंक्शन, कि आपने रेनफोर्समेंट देना ही बंद कर दिया तो भाई उसका बिहेवियर फेड अप हो रहा है। ठीक है, एक्सटिंक्शन का एग्जाम्पल। अब डिस्क्रिमिनेशन क्या है, कि कुत्ता सिर्फ एक विशेष घंटी पर ही सैलिवेट करता है, कोई स्पेसिफिक घंटी पर ही सैलिवेट कर रहा है वो,
जैसे घंटियां सारी ही साउंड करती है, लेकिन उसे उनमें डिफरेंशिएट करना, फर्क करना आ गया है कि कौन सी घंटी मेरी वाली है, तो वो एक स्पेसिफिक घंटी बजने पर ही सेलिब्रेट कर रहा है, मतलब उसने डिफरेंशिएट करना सीख लिया, डिस्क्रिमिनेशन करना सीख लिया। डिस्क्रिमिनेशन समझ आ गया। उसके बाद है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन, मान लो आपको एक कुत्ते से डर लग रहा है, तो जनरलाइजेशन क्या होगा कि एक कुत्ते ने मान लो आपको काट लिया, तो आपको कुत्ते से डर लगने लगा, तो इससे क्या आपने सीखा कि आपको धीरे धीरे सारे ही कुत्तों से डर लगने लगेगा, ठीक है। एक कुत्ते ने आपको काटा तो अब आपको सारे ही डॉग से डर लगने लगा, तो यह है जनरलाइजेशन। एग्जाम्पल देखो, फियर ऑफ वन डॉग मे एक्सटेंड टू ऑल डॉग्स, कि अगर आपको एक डॉग से डर लग रहा है तो आपको सारे ही डॉग से डर लगेगा, तो ये है आपकी जनरलाइजेशन। कि आप एक जैसी चीजों पर सिमिलर सिमिलर स्टिमुली पर सेम ही रिस्पॉन्ड कर रहे हो, रिस्पॉन्डिंग सिमिलरली टू सिमिलर स्टिमुली, एक जैसी चीजों पर सेम रिस्पॉन्ड कर रहे हो। तो डॉग है, डॉग सारे ही एक जैसे होते हैं दिखने में, तो आप एक जैसी चीजों पर, एक डॉग से डर लग रहा है तो बाकी सबसे ही डर लगेगा, तो आपने सेम रिस्पॉन्ड किया। ठीक है जी, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रोग्राम्ड एंड प्रोबेबिलिटी लर्निंग। प्रोग्राम एंड प्रोबेबिलिटी लर्निंग में क्या होता है, प्रोग्राम में हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं और सेल्फ पेस पे सीख रहे हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप और अपनी सेल्फ पेस पे सीख रहे हैं। ठीक है जी, सेल्फ पेस का मतलब है कि अपनी मर्जी से, अपने अपने खुद के डिसाइड किए टाइम पे और खुद की जगह पर, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है, जैसे स्कूल में आप जाते हो तो फिक्स प्लेस होता है और फिक्स टाइम होता है कि इस टाइम आपको ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है और इस टाइम आपको स्कूल जाना है, इस टाइम छुट्टी होगी, ऐसा कोई ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता, सेल्फ पेस होता है, मतलब आप किसी भी टाइम पर और किसी भी जगह पर पढ़ सकते हो, तो ये है सेल्फ पेस। तो प्रोग्राम लर्निंग में हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं और सेल्फ पेस इंस्ट्रक्शन से सीख रहे हैं, ये स्कीनर ने दी थी। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी लर्निंग में क्या होता है, बिहेवियर बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी, बिहेवियर बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी, मतलब कि रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप बिहेव कर रहे हो, कि जैसा रिवॉर्ड मिलेगा हम वैसा ही बिहेव करेंगे। ठीक है जी, मतलब कि जैसे मान लो आपको चॉकलेट मिलेगी तभी आप रूम को क्लीन रखोगे, अगर चॉकलेट नहीं मिली तो आप रूम को क्लीन नहीं करोगे, गंदा ही छोड़ दोगे। ठीक है, तो ये बिहेवियर किस पे बेस हो रहा है, एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी पर, कि आपको लग रहा है कि अगर मैं साफ कर दूंगा तो मम्मी चॉकलेट देगी, तो आप करेंगे साफ। अगर आपको लग रहा है, ऐसी संभावना है कि आज मम्मी मुझे चॉकलेट नहीं देगी, तो आज आप साफ नहीं करोगे, तो प्रोबेबिलिटी लर्निंग है। ठीक है जी, एग्जाम्पल के लिए ऑनलाइन कोर्सेज विद फीडबैक, ये क्या हो जाएगी, प्रोग्राम लर्निंग। आप ऑनलाइन कोर्स ले रहे हो तो क्या है, जैसे अब मान लो आप यूट्यूब से ही सीख रहे हो, तो यूट्यूब से आप कैसे सीख रहे हो, अपनी मर्जी के जगह पर बैठ के पढ़ रहे हो आप, और अपनी मर्जी के टाइम पर ही पढ़ रहे हो। ठीक है, तो सेल्फ पेस हो गया, और ऑनलाइन कोर्स हो गया स्टेप बाय स्टेप, सेल्फ पेस इंस्ट्रक्शन से आप सीख रहे हैं, तो इसमें ऑनलाइन कोर्स में और फीडबैक के साथ सीख रहे हैं, तो ये हो गया प्रोग्राम लर्निंग। ठीक है जी, अब ये है प्रोबेबिलिटी लर्निंग का एग्जांपल, कि चूजिंग अ स्लॉट मशीन दैट पेज मोर, कि आप उस स्लॉट मशीन को चूज कर रहे हो जो आपको ज्यादा पे करे, तो प्रोबेबिलिटी लर्निंग है। और जैसे देखो सट्टेबाजी जैसे होती है, आपने देखा होगा सट्टेबाजी, सट्टेबाजी में ज्यादा जीतने वाले ऑप्शन को चुनना, जैसे आपने एक गेम को खेली होगी बिग स्मॉल वाली, मैंने सिर्फ सुना है इस गेम के बारे में, मैंने खेली नहीं है, बट मुझे थोड़ा आइडिया है तो मैं बता सकती हूँ, ठीक है, बिग स्मॉल वाली। तो इसमें प्रोबेबिलिटी तो होती है, अब इसमें किसी को पता नहीं होता कि बिग आएगा या स्मॉल आएगा, बस एक प्रोबेबिलिटी होती है कि बिग भी आ सकता है स्मॉल भी। तो आप एक पैटर्न को देखते हो, जैसे मान लो बिग आया, फर्स्ट टाइम बिग आया, सेकंड टाइम बिग आ गया, फिर थर्ड टाइम बिग आ गया, तो अगली बार मोस्ट प्रोबेबिलिटी होगी कि बिग ही आए, तो आप बिग को ही चूज करते हो। और कई बार ऐसा हो भी जाता है कि आप जैसे मोस्ट प्रोबेबिलिटी जिसकी होती है वो चूज करते हो और आप जीत भी जाते हो। ठीक है, बट वो भी गेम खेलते हैं भाई, आप अब बिग 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 चल रहा है तो अगली बार भी आप सोचो, अब एक बार आप जीत गए, अब अगली बार भी सोचोगे अब बिग 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 चल रहा है, तो अगला भी बिग ही होगा। लेकिन अचानक से वो गेम वाले भी
ऐसे कर देते हैं, स्मॉल दे देते हैं, फिर आप हार जाते हो, है ना जी। तो ये बिग स्मॉल की गेम है, तो मतलब आप प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग चूज करते हो, ठीक है, कि जीतने के चांसेस किस में ज्यादा है। तो ये बिग स्मॉल वाली गेम जो हो गई वो इसी का एग्जाम्पल है, किसका, प्रोबेबिलिटी लर्निंग का, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात कर लेते हैं सेल्फ इंस्ट्रक्शनल लर्निंग। सेल्फ इंस्ट्रक्शनल लर्निंग कौन सी होती है, सेल्फ नाम से ही पता चल रहा होगा। सेल्फ सेल्फ क्या है, कि आप खुद को मोटिवेट कर रहे हो, लर्निंग के लिए खुद को ही मोटिवेट कर रहे हो, ठीक है, और खुद से ही स्ट्रक्चर्ड मटेरियल चूज करके पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, जैसे लर्निंग थ्रू स्ट्रक्चर्ड सेल्फ गाइडेड मटेरियल, ठीक है। तो स्टूडेंट खुद से ही स्ट्रक्चर्ड मटेरियल पढ़ के सीखता है, खुद से ही सीख रहा है ना, सेल्फ गाइडेड मटेरियल, स्ट्रक्चर्ड मटेरियल खुद ही चूज करके खुद ही सीख रहा है, तो वो सेल्फ इंस्ट्रक्शनल लर्निंग होगी। खुद ही इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, खुद ही सीख रहा है बच्चा, खुद ही खुद को गाइड कर रहा है, ठीक है, तो ये सेल्फ इंस्ट्रक्शनल लर्निंग हो गई। इसमें क्या है, एनकरेजिंग इंडिपेंडेंस एंड पेसिंग। ये जो लर्निंग होती है वो इंडिपेंडेंस को एनकरेज कर रही है। इंडिपेंडेंस मतलब खुद हम अपनी मर्जी से किसी भी टाइम पर और किसी भी जगह पर पढ़ सकते हैं, हम अपनी खुद की मर्जी होती है इसमें हमारी, और हम कोई भी टाइम टेबल बना के कोई भी प्लान बना के पढ़ सकते हैं। और पेसिंग का भी यही मतलब है कि आप अपनी मर्जी की जगह और अपनी मर्जी का टाइम डिसाइड करके पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है जी। एग्जाम्पल के लिए लर्निंग via यूट्यूब ट्यूटोरियल यही आ गया, जैसे अभी आप सीख रहे हो मेरी वीडियोस देख के, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स को देख के, सेल्फ हेल्प बुक्स से खुद ही सेल्फ हेल्प बुक से ही आप खुद ही सीख रहे हैं, तो ये लर्निंग हो जाती है सेल्फ इंस्ट्रक्शनल लर्निंग। ओके स्टूडेंट्स, समझ आया आपको? चैप्टर लेंदी लग रहा है ये, बट इजी है, ठीक है। रीइंफोर्समेंट, इसमें हम कंसेप्ट एंड टाइप देखेंगे, वैसे मैंने रीइंफोर्समेंट बीच में भी बताया है, लेकिन फिर से देख ले। रीइंफोर्समेंट क्या होता है, एनी कॉन्सिक्वेंस दैट स्ट्रेंथन्स बिहेवियर। कोई भी कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, रिवॉर्ड पनिशमेंट, रिवॉर्ड आपका पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस है और पनिशमेंट आपकी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है, तो कोई भी कॉन्सिक्वेंस जो आपके बिहेवियर को बढ़ा रहा है, जो मतलब आपको, चाहे आपको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिले चाहे आपको नेगेटिव रेनफोर्समेंट मिले, लेकिन वो आपके बिहेवियर में कोई अच्छा चेंज ही लेके आएंगे, ठीक है। जैसे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, जैसे मैंने बताया रिवॉर्ड क्या है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है, ये आपके बिहेवियर को बढ़ा रहा है। नेगेटिव रेनफोर्समेंट, पनिशमेंट क्या है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट है, जैसे देखो रिमूवल ऑफ अनप्लीजेंट स्टिमुलस इंक्रीजिंग बिहेवियर। अनप्लीजेंट स्टिमुलस को रिमूव करके हम बिहेवियर को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अनप्लीजेंट स्टिमुलस को रिमूव कर रहे हैं इसमें हम, उससे हमारा बिहेवियर बढ़ रहा है, ठीक है जी। एग्जाम्पल के लिए, प्रेजिंग अ स्टूडेंट फॉर आंसरिंग करेक्टली, तो जब कोई बच्चा सही आंसर देता है तो हम उसकी तारीफ करते हैं, ठीक है जी, तो ये क्या है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है। और अगर मैं नेगेटिव की बात करूं, तो जैसे मान लो आपने फैन ऑन किया, आपको बहुत पसीने आ रहे हैं, गर्मी लग रही है, तो उसके लिए आपने फैन ऑन कर दिया, तो ये एक नेगेटिव रेनफोर्समेंट है कि आप पसीने आ रहे हैं, आपने फैन ऑन कर दिया, तो ये कौन सी रेनफोर्समेंट हो जाएगी, एक नेगेटिव रेनफोर्समेंट हो जाएगी। अब जैसे बच्चे ने मान लो क्लास में नहीं सुनाया, तो आपने उसको पनिशमेंट दी है, आपने उसको डंडे लगाए हैं, पिटाई लगाई है, तो वो भी एक नेगेटिव रेनफोर्समेंट है, ताकि आगे से वो लर्न करके आए, आगे से वो गलत काम ना करे, ठीक है जी। मतलब दोनों का ही मकसद, दोनों का ही मोटिव यही होता है कि बच्चे के बिहेवियर को इंक्रीज करना। दोनों ही मतलब अच्छे के लिए करी जाती है, चाहे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट बच्चे को मिले चाहे नेगेटिव रेनफोर्समेंट मिले, दोनों ही रेनफोर्समेंट बच्चे के बिहेवियर को, लर्निंग बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए दिए जाते हैं। क्लियर है जी रेनफोर्समेंट आपको? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्केड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट। तो रेनफोर्समेंट के स्केड्यूल कौन कौन से हैं, फिक्स रेशो है, वेरिएबल रेशो है, फिक्स्ड इंटरवल है, वेरिएबल इंटरवल है, एंड देन इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है। फिक्स रेशो, रिवॉर्ड आफ्टर सेट नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, मतलब
पूरे एक सेट के बाद, ये फिक्स है, ये रेशो फिक्स है कि हम इतने के बाद इतने जवाब अगर तुम दे दोगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा। मान लो 5 जवाब, हर 5 जवाब पे इनाम मिलेगा, तो फिक्स रेशो है कि अगर 5 जवाब दे दोगे तो हर 5 जवाब पे एक इनाम मिलेगा, तो 5:1, ये फिक्स रहेगा 5:1। फिर अगला चलेगा, अगला स्लॉट, फिर उसमें 5:1, फिर अगला स्लॉट, फिर उसमें 5:1, मतलब हर पांच पांच क्वेश्चंस के बाद आपको एक रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, तो पूरा सेट होता है, पूरे एक सेट के बाद रिवॉर्ड मिलना। ठीक है, ये है फिक्स्ड रेशो। वेरिएबल रेशो, रिवॉर्ड आफ्टर अनप्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्सेज, ये मैं साथ साथ एग्जाम्पल भी दे रही हूँ। ठीक है, तो रिवॉर्ड मिल रहा है अनप्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्सेज के बाद। ठीक है, तो ये नहीं है कि फिक्स पर ही रिवॉर्ड मिलेगा, हो सकता है 3 आपने सही जवाब दे दिए तो आपको गिफ्ट मिल जाए, रिवॉर्ड मिल जाए, या आपने 7 सवाल सही दे दिए तो आपको रिवॉर्ड मिल जाए। तो इसमें कुछ फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है, बदलता रहेगा। ठीक है, फिक्स्ड इंटरवल, इंटरवल मतलब टाइम की बात हो रही है, टाइम फिक्स होगा, आपको एक फिक्स टाइम के बाद रिवॉर्ड मिलेगा। मान लो हर 10 मिनट बाद रिवॉर्ड मिल रहा है, हर 10 मिनट में, 10 मिनट में आपने जितने भी क्वेश्चन सही दिए उसके लिए आपको रिवॉर्ड मिलेगा, फिर अगले 10 मिनट के लिए रिवॉर्ड मिलेगा, तो मतलब फिक्स टाइम रहेगा इसमें। ठीक है, वेरिएबल इंटरवल में मतलब कि इसमें जो इंटरवल है मतलब टाइम है वो वेरी कर रहा है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो रिवॉर्ड एट अनप्रिडिक्टेबल टाइम, कभी 5 मिनट पे रिवॉर्ड मिल गया, कभी 10 पे, कभी 20 मिनट पे, कभी आधे घंटे में रिवॉर्ड मिल गया, मतलब टाइम फिक्स नहीं है। एग्जाम्पल के लिए ये यहाँ पर वेरिएबल रेशो का एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे स्लॉट मशीन। ठीक है, तो स्लॉट मशीन्स में क्या होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि कब रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है जी, आपको नहीं पता कि कब रिवॉर्ड मिलेगा, तो स्लॉट मशीन एक वेरिएबल रेशो का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है आपका एस्केप, अवॉइडेंस एंड पनिशमेंट। तो नाम से ही पता चल रहा है, एस्केप, अवॉइडेंस एंड पनिशमेंट। ठीक है, एस्केप में क्या होता है, मुसीबत से बाहर निकलने को एस्केप कहते हैं। ठीक है, रिमूविंग सेल्फ फ्रॉम एवर्सिव सिचुएशन, एवर्सिव सिचुएशन से खुद को बचाना। ठीक है, एस्केप का एग्जांपल देखो, लिविंग अ लाउड रूम, मतलब किसी रूम में बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, आप उस रूम को शांति पाने के लिए आप उस रूम को छोड़ के ही चले जाते हो, तो वो एस्केप किया आपने, अनप्लीजेंट सिचुएशन से खुद को बचा लिया। ठीक है, नेक्स्ट है अवॉइडेंस, कि आप अवॉइड कर रहे हो, जैसे कि प्रिवेंटिंग एक्सपोजर टू एवर्सिव स्टिमुलस, एवर्सिव स्टिमुलस से खुद को प्रिवेंट कर रहे हो। कैसे प्रिवेंट कर रहे हो, प्रिवेंटिंग एक्सपोजर, मतलब कि मुसीबत से पहले ही बचा रहे हो खुद को, मुसीबत आने से पहले ही खुद को बचा लेना। एस्केप में तो मुसीबत आ गई है उसके बाद आप बचा रहे हो, मतलब आप ऐसे रूम में बैठे हो जहां ज्यादा शोर हो रहा है, आप वहां से निकल के चले गए, तो वो एस्केप है। लेकिन इसमें अवॉइडेंस में क्या होता है कि मुसीबत आने से पहले ही आप खुद को बचा लेते हो, जैसे कि नॉट एंटरिंग नॉइजी प्लेस, कि ऐसी जगह जहां बहुत शोर हो रहा है आप वहां एंटर ही नहीं कर रहे, मतलब अवॉइड कर रहे हो उस चीज को। ठीक है, तो ये अवॉइडेंस का एग्जाम्पल हो गया। पनिशमेंट के तो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए ही है मैंने, जैसे रिड्यूसिंग बिहेवियर बाय अप्लाइंग नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, जैसे आपने किसी ने गलत बिहेव किया है, उस बिहेव को रोकने के लिए, कम करने के लिए आपने उसे पनिशमेंट दी। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, पनिशमेंट एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस का ही एग्जाम्पल है, तो आपने उसे पनिशमेंट दी उसके बिहेवियर को, गलत बिहेवियर को कम करने के लिए। पनिशमेंट जब बच्चा गलत बिहेवियर करता है उसको रोकने के लिए ही तो दी जाती है ना, तो उस बिहेवियर को रोकने के लिए नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस दिया, वो हो गई पनिशमेंट। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों टर्म्स क्लियर है, एस्केप, अवॉइडेंस एंड पनिशमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मॉडलिंग एंड सोशल लर्निंग। मुझे थोड़ी इसलिए जल्दी लग रही है, अ, मेरे ट्यूशन के बच्चे बच्चे इंस्टीट्यूट के जो पढ़ते हैं बच्चे इंस्टीट्यूट में, वो आने वाले हैं, अभी टाइम हो रहा है उनका, 5 बजे आने वाले हैं, और ओनली 7 मिनट्स बचे हैं, इसलिए मैं फटाफट ये अब फिनिश करती हूँ। ठीक है, वैसे अब हो ही गया है, ये लास्ट स्लाइड बची है, उसके बाद कुछ PYQs डिस्कस कर लेंगे, फिर आपका ये फिनिश हो जाएगा चैप्टर, ये पूरी यूनिट फिनिश हो जाएगी लर्निंग की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मॉडलिंग एंड सोशल लर्निंग। तो मॉडलिंग में क्या होता है, मॉडलिंग का मतलब आपको पता है, इमिटेट करना, मतलब किसी दूसरे को देख के सीखना, इमिटेट मतलब नकल करके सीखना, समझ रहे हो, तो वो है मॉडलिंग।
जैसे मैं आपको बता देती हूँ, लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अदर्स, ये बंडूरा ने दी थी, ये भी आप याद रखना। मॉडलिंग किसने दी थी? बंडूरा ने दी थी। नाम याद रखेंगे, किसने दी थी? बंडूरा ने। ये दोनों ही मॉडलिंग एंड सोशल लर्निंग बंडूरा की है। तो हम मॉडलिंग में क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व करके, किसी को ऑब्जर्व करके और फिर उसको इमिटेट करके, उसकी चीटिंग करके हम सीख रहे हैं। ठीक है। जैसे छोटा बच्चा होता है, पैदा हुआ जो छोटा बच्चा होता है वो अपने से बड़ों को देख कर ही उसकी हैबिट्स को सीखता है ना, इमिटेट करता है। तो उससे इमिटेट करके ये लर्निंग होती है। इन्फ्लुएंस्ड बाय अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन, इन चार चीजों से इन्फ्लुएंस होती है ये लर्निंग। मॉडलिंग एंड सोशल लर्निंग चार चीजों से इन्फ्लुएंस हो रही है। अभी इन चार चीजों को मैं डिटेल में थोड़ा क्लियर कर दूंगी। एग्जाम्पल देख लो पहले। अ चाइल्ड लर्न्स टू कुक बाय वॉचिंग पेरेंट्स इन द किचन। जैसे मैं यूं मान लो, मैंने किचन में अपनी मम्मा को देखकर ही कुकिंग करनी सीखी, तो मतलब मैंने इमिटेट किया, अपनी मम्मी को इमिटेट किया, नकल की उनकी, तब जाके मुझे कुकिंग आई। ठीक है। दूसरों की नकल करके सीखना, ऑब्जर्व करके और इमिटेट करके सीखना, तो ये मॉडलिंग एंड सोशल लर्निंग का एग्जाम्पल हो गया। तो अब जो मैंने बताए थे, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन, इनको क्लियर समझ लो। अटेंशन क्या है? ये फर्स्ट स्टेप है इस लर्निंग का। इसमें क्या होता है, हम चीजों को जब तक ऑब्जर्व ही नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे कैसे? तो पहला स्टेप है अटेंशन, की सबसे पहले तो हमें फोकस चाहिए। जब तक हम चीज में फोकस ही नहीं डालेंगे, उसको अटेंटिवली ऑब्जर्व ही नहीं करेंगे, तो हम सीखेंगे कैसे? ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल, बच्चा अपने बड़े भाई को देखकर साइकिल चलाता है, मतलब चलाता नहीं है वो, अगला स्टेप, अगले से अगला स्टेप देखते हैं। तो अटेंशन मतलब बच्चा, जो छोटा बच्चा है वो अपने बड़े भाई को साइकिल चलाते हुए देख रहा है। ठीक है, क्योंकि वो सीखना चाह रहा है। तो सीखने के लिए उसको पहले क्या करना पड़ेगा? किसी चीज पर ध्यान देना पड़ेगा, अटेंशन देना पड़ेगा, तभी सीखेगा। तो वो साइकिल चलाते हुए देख रहा है अपने बड़े भाई को। रिटेंशन में क्या हो गया? रिटेंशन में सिर्फ पहला स्टेप ही काफी नहीं है, कि सिर्फ अटेंशन से ही आपको नहीं आएगी कोई भी चीज। आप जब तक ध्यान के साथ साथ उसे अपने माइंड में याद भी नहीं रखोगे, ठीक है, ध्यान देने के साथ साथ अगर माइंड में याद नहीं करोगे, रिटेन नहीं करोगे, तब तक भी आपको कोई चीज समझ नहीं आएगी। जैसे कि जो बच्चा है वो सीख रहा है, मतलब पहले स्टेप में उसने अटेंशन ली, मतलब पूरे फोकस के साथ अटेंटिवली देखा अपने भाई को। और दूसरे स्टेप में जो कुछ भी उसने देखा उसे वो रिटेन करने की कोशिश कर रहा है, मतलब माइंड में याद रखने की कोशिश कर रहा है, कि भाई ने पहले पैडल मारा है, फिर बैलेंस किया है, ये सारी चीजें उसने याद करने की कोशिश की। तो दूसरा स्टेप हो गया कि जो भी चीज चीज पे आपने फोकस किया उसे रिटेन भी करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप है आपका रिप्रोडक्शन, कि आपने जो भी देखा, अटेंशन में देखा और रिटेंशन में याद किया, जो जो भी आपने देखा और जो भी आपने याद किया है, उसे अब रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करनी है, मतलब उसे प्रैक्टिकल करके देखना है। रिप्रोड्यूस मतलब उसे प्रैक्टिकली करके देखना है। तो अब जो भी उसने अपने भाई को देखा और उसे याद करने की कोशिश की, जो भी चीज उसने सीखी, देख कर सीखी, उसे याद करने की कोशिश की, अब उसे वो प्रैक्टिकली करने की कोशिश कर रहा है, मतलब अब वो खुद चला के देख रहा है साइकिल। ठीक है, तो पहले गिरता है वो, और फिर धीरे धीरे करके अपने आप ही सीख जाता है, गिर गिर के सीख ही जाता है, मतलब प्रैक्टिस करता है, सीख जाता है। तो थर्ड स्टेप है आपका प्रैक्टिस, रिप्रोडक्शन बोलते हैं जिसको। लास्ट है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन में क्या करता है? अब मोटिवेशन मिलनी भी तो जरूरी है, जब तक मोटिवेशन नहीं मिलेगी आप कोई चीज कैसे सीखोगे? आप चीज को करना बंद कर दोगे। ठीक है, जब तक आपको उस चीज का फायदा नहीं मिलेगा, आप उस चीज को करना बंद कर दोगे, मतलब वो साइकिल चलाना बंद कर देगा, अगर उसे मोटिवेशन नहीं मिलेगी। अब जैसे आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो, लेकिन आप लोग, मुझे कोई मोटिवेशन ही नहीं मिल रही, व्यूज ही नहीं आ रहे, लाइक्स वगैरह कुछ नहीं आ रहे, तो धीरे धीरे भाई मैं इस सीरीज को बंद ही कर दूंगी, इस सीरीज को लाऊंगी ही नहीं, है ना। तो मैंने ये सीरीज चलाई है यूपीएससी की, उसे मैं बंद ही कर दूंगी। मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगी तो मुझे लाइक्स नहीं मिलेंगे, मुझे मुझे अगर आप लोग देखोगे ही नहीं मेरी वीडियोस को, इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज में लेके आऊंगी, कोई मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा मुझे, तो मैं वो काम करना ही बंद कर दूंगी। ठीक है। तो ये लास्ट स्टेज है कि मोटिवेशन भी मिलना चाहिए, तभी हम उस चीज को करेंगे। ठीक है। अब जैसे बड़े भाई ने साइकिल चलाई तो उसके पेरेंट्स ने उसे चॉकलेट दी, तो छोटे भाई को पता चल गया कि इसको तो साइकिल चलाने पे चॉकलेट मिल रही है, तो मुझे भी साइकिल चलानी चाहिए। इसलिए वो भी कॉन्टिन्यूअसली प्रैक्टिस में रखता है अपनी साइकिल चलाने को। तो ये चार स्टेप्स थे, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। इन चार स्टेप्स को फॉलो करके ही वो क्या कर रहा है? इन चार स्टेप को फॉलो करके ही
हमारी मॉडलिंग एंड सोशल लर्निंग होती है। तो ये चारों स्टेप आपको याद रखने, ठीक है। लास्ट लास्ट में पीवाई क्यूज है। पहला पीवाई क्यू है, कंपेयर क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग विद एग्जांपल्स। ये दोनों मैंने करा दिए, बताया भी था, इंपॉर्टेंट है। डिस्कस टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट स्केड्यूल एंड देयर इफेक्ट, ये भी करा रखा है। व्हाट इज सोशल लर्निंग थ्योरी, जो कि बंडूरा ने दी थी, ये भी करा दिया। रियल लाइफ एग्जांपल से एक्सप्लेन करना है, सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ये आपको करना है। डिफाइन प्रोग्राम एंड सेल्फ इंस्ट्रक्शनल लर्निंग, ये भी आपको करा दिया है। तो ये सारे पीवाई क्यूज हैं और आपको ये सारे ही 200 वर्ड्स में करके दिखाने हैं मुझे। आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो अपना आंसर, ठीक है जी। 10 मार्क्स का है और 200 वर्ड्स आपको लिखने हैं। नेक्स्ट यूनिट हमारी होगी यूनिट 7। यूनिट 7 का नाम है मेमोरी। इसमें आप मॉडल्स कवर करेंगे, हम एनकोडिंग, रिट्रीवल, फॉरगेटिंग एंड निमोनिक्स, ये सारी चीजें हम करेंगे, ठीक है जी। और कुछ माइनर टॉपिक्स भी करेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ करेंगे एंड पीवाई क्यूज के साथ। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो आप लाइक कर दें। अगर किसी को नीड है इस वीडियो की तो प्लीज प्लीज शेयर करें वीडियोस। आप लोग शेयर नहीं करते हो, मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता, तो मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा तो मैं बंद कर दूंगी इस सीरीज को, ठीक है जी। बिल्कुल भी लाइक और आप लाइक्स भी नहीं मिलते हैं और आप शेयर भी नहीं करते हो, देखते भी नहीं हो, ठीक है। तो तभी मैं कंटिन्यू करूंगी इस सीरीज को, तो मुझे भी मोटिवेशन चाहिए भाई, ठीक है। और कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।